हेलो बेटा। बेटा, ये हम गवर्नमेंट बजट की लास्ट और लास्ट क्लास रिकॉर्ड करने लगे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट की मतलब चैप्टर ओवर करने की तरफ चले हम। देखो, चैप्टर में हमने सारा कुछ पढ़ लिया गवर्नमेंट बजट में कि बजट क्या होता है, बजट रिसिप्ट क्या है, बजट एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, वो सारे का सारा पढ़ लिया। अब कुछ टर्म्स आती हैं बीच में, मैं आपको बताता हूँ, वो भी सीख लो और फिर हम क्या करें, चैप्टर को ओवर करें। बाकी जब लाइव क्लासेस करेंगे हम, फेस टू फेस क्लासेस, वहां पर भी करेंगे। दो वर्ड आते हैं बेटा, सुनो दो वर्ड क्या हैं। एक होता है आपका वर्ड, सुन लो, एक वर्ड है प्लान एक्सपेंडिचर और एक वर्ड है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट ने जब 5 ईयर प्लानिंग की या साल के साल का बजट बनाया, जो भी प्लानिंग की, जो भी उसने प्लान किया था कि हम ये खर्चा करेंगे, हम ये खर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं, वो सारे का सारा है प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ प्लानिंग करने के बाद भी खर्चे आ जाते हैं जो हमने प्लानिंग नहीं की होती। होता ना, आम लाइफ में भी होता है, हमने प्लानिंग नहीं की होती उस खर्चे के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है हमें, ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस हमें करना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? जिसकी पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि हम इस तरह का कोई खर्चा करेंगे, वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर है। और जिसकी प्लानिंग नहीं की हुई थी, वैसा कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आगे सुनो, हमने पढ़ा डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट का मतलब था जब खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली इनकम के। जो खर्चे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली इनकम के, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके खर्चे ज़्यादा हैं और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, कम है। गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की इनकम कम है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अब बात आती है, जब भी ये डेफिसिट होता है उसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ डेफिसिट। ठीक है, जब भी डेफिसिट होगा उसके सोर्सेज क्या, मतलब जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो वो गवर्नमेंट जो डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करेगी? तो हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना उसके अंदर, जो आपका फिस्कल डेफिसिट था उसमें एक्सक्लूड होता है क्या, बोर्विंग। वही बोर्विंग किसके बराबर होता था, डेफिसिट के बराबर होता था। तो जो सोर्सेज ऑफ डेफिसिट है वो क्या है, बोर्विंग। और साथ में एक वर्ड है डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट फाइनेंसिंग। साथ में वर्ड कौन सा आ गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक तो वर्ड बोर्विंग, गवर्नमेंट बोर्विंग या पब्लिक बोर्विंग, जितनी भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है पैसा उस एक्सपेंडिचर और इनकम के गैप को पूरा करने के लिए, वो आपका हो जाएगा बोर्विंग। साथ ही साथ में क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहले तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का वर्ड सुनो, ये वर्ड क्या है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, डेफिसिट फाइनेंसिंग का वर्ड हम यूज करते हैं मेजरली जब नई करेंसी प्रिंट की जाती है ना, जब नए नोट प्रिंट किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ आई? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब भी नए नोट हम प्रिंट करते हैं, जब भी गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है नई करेंसी प्रिंट करने के लिए, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब क्या मतलब होगा इसका, इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट उन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करेगी, आरबीआई को बोलेगी नए नए नोट प्रिंट करके दो मुझे। समझ आई बात? उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये तो है इसका मीनिंग जो हमने लिखना है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है, बोरोइंग को भी डेफिसिट फाइनेंसिंग ही बोलते हैं, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो है कि जो डेफिसिट था बजट उसको फाइनेंस करना। तो फाइनेंस कहीं से भी हो सकता है, नए नोट प्रिंट करके भी हो सकता है, बोर्विंग वगैरह करके भी हो सकता है, या और भी बड़े सारे सोर्सेज हो सकते हैं। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो आपने मीनिंग याद रखना है वो रखना नई करेंसी प्रिंट करना। जब भी गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करती है, नए नोट छापती है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब
हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इस चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल हम जब फेस टू फेस क्लास देखेंगे तब करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली समझने पड़ेंगे सारे के सारे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर करवाने होए तो मैं करवा दूंगा यहीं पे, ठीक है। अब अगला टॉपिक सुनो आप। मेरे को एक बात बताओ, अगर हम अपनी फैमिली की बात करें तो जो बजट है वो सरप्लस में बड़ी है या डेफिसिट में बड़ी है? हम अपनी फैमिली की बात करें, मतलब अपनी फैमिली की बात करें तो सरप्लस का मतलब है कि हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारे खर्चे कम है। और डेफिसिट का मतलब क्या है? खर्चे ज़्यादा, इनकम कम है। तो बेटा कौन सा पोर्शन ठीक हुआ? सरप्लस वाला ठीक हुआ ना। इसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो बजट है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसका बजट सरप्लस में हो तो बढ़िया है। जब भी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में आता है, जब भी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में आता है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम कम है और गवर्नमेंट के खर्चे क्या है? ज़्यादा है। तब बेटा सिचुएशन क्या होती है? ख़राब होती है। और मैं आपको बता दूं, हर साल ये डेफिसिट में ही होता है बजट, ठीक है, ये भी याद रखना। हर साल जो बजट है ये डेफिसिट में ही होता है गवर्नमेंट का। खर्चे बहुत होते हैं, इनकम उतनी हो नहीं पाती हमारी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है ना, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे बजट होते हैं सरप्लस में, लेकिन हमारे देश में बजट सरप्लस में नहीं होते। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि देखा होगा आपने गवर्नमेंट कई तरह का टैक्स कलेक्ट करती है, कई तरह से गवर्नमेंट की आमदन है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो बजट है बेटा वो डेफिसिट में रहता है ज़्यादातर। इस डेफिसिट में आने की वजह से क्या होता है? डेफिसिट में आने की वजह से होता क्या है, सुन लो, समरी है पूरी की पूरी। जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसानी हो जाएंगी समझने के लिए। जब भी गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में आता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? बोरविंग करनी पड़ती है, या टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, या नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है। तो बेटा इसकी वजह से जो सारे की सारी प्रॉब्लम है वो किसके ऊपर जाती है? वो सारी की सारी प्रॉब्लम जाती है गरीब लोगों के ऊपर, अमीरों के ऊपर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है उस समय। और मैं एक बात बताऊं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का बजट जो था, एक कारण ये भी होता है, बड़े सारे कारण होते हैं इन्फ्लेशन के, लेकिन एक कारण ये होता है कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में है, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट की इनकम कम है। तो गवर्नमेंट को उन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? टैक्स रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, इनडायरेक्ट के या किसी भी चीज के। नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ रही है, जिस कारणों की वजह से देश के अंदर क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन आ जाती है। और मैं एक आपको बात बता दूं, जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन होती है ना, जो बेटा इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे अमीरों को फायदा होता है, गरीबों को नुकसान होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है, जब भी देश के अंदर इन्फ्लेशन होती है या किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होती है, उस समय जो वेजेस हैं वो उस स्पीड से नहीं बढ़ते, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। समझ आई बात? नहीं आई? इन्फ्लेशन के टाइम पे वेजेस स्पीड से नहीं बढ़ते, प्रॉफिट्स तेजी से बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट कौन कमाता है? अमीर लोग। वेजेस कौन कमाता है? गरीब लोग। तो किसका नुकसान हुआ? गरीबों का नुकसान हुआ। किसका फायदा हुआ? अमीरों का फायदा हुआ। इन्फ्लेशन जब भी देश के अंदर होगा, जिस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा, उस इकोनॉमी के अंदर जो फायदा होगा वो किसको होगा? अमीर लोगों को होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स की, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक थ्योरी है, इन्फ्लेशन के टाइम पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज उस तेजी से नहीं बढ़ती। समझ आ गई बात? क्या नहीं आई? अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करें इसी चीज को। वो बोलता है कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी डेफिसिट की, डेफिसिट के साथ क्या होगा। तो बेटा सब कुछ, अब इतना तो आपको 3-4 लेक्चर सुन के समझ आ ही गया होगा, चौथा लेक्चर है ये, लास्ट लेक्चर है, कि ये डेफिसिट सिचुएशन है क्या बेटा? नेगेटिव सिचुएशन है डेफिसिट वाली, ठीक है ना। चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट है, चाहे वो कैपिटल डेफिसिट है, चाहे है ना, कैपिटल भी अलग से भी हो सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट। इन सारी चीज़ों की जो डेफिसिट है, इसकी वजह से नुकसान ही नुकसान है। ये सारी चीज़ें सरप्लस में हो तो फायदा होता है। अब देखो, अगर सरप्लस में होगा तो क्या होगा? सरप्लस में होने का मतलब क्या? कि गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, गवर्नमेंट के खर्चे क्या है? कम है। तो जब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट के खर्चे कम होंगे, तो गवर्नमेंट बेटा किसके लिए सोचती है? ठीक है, ये प्लान्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, प्लस वन में पढ़ा था। ये किसके लिए सोचती है? गरीब लोगों के लिए सोचती है। तो जो फालतू पैसा गवर्नमेंट के पास बचेगा वो किसके लिए यूज होगा? गरीबों के लिए यूज होगा, वो देश के लिए यूज होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए यूज होगा। इसीलिए सरप्लस की जो सिचुएशन होती है वो बेटर होती है।
जस्ट लाइक फैमिली, है ना। एक सिंगल बंदे से देखना चाहिए कि जैसे सिंगल बंदे के लिए बेटर क्या है कि उसके खर्चे कम हो और उसकी इनकम ज़्यादा हो, इसी तरह से देश को भी उसी तरह से सोच लो। देश मतलब गवर्नमेंट का देख लो साथ में, कि जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम ज़्यादा हो और गवर्नमेंट है उसके खर्चे, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो क्या हो, कम हो। तभी सिचुएशन क्या होती है, बढ़िया होती है। समझ आई बेटा बात, के नहीं आई समझ? ओके। अब बात आती है कि अगर देश के अंदर डेफिसिट आ गया, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? वही चीज, अगर देश के अंदर डेफिसिट आ गया, गवर्नमेंट बजट जो है वो डेफिसिट में आ गया, उसको ठीक कैसे करेंगे? पहली बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू डेफिसिट जब आपका आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, उसके अंदर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू इनकम। यही है ना रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग। जब भी देश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो रेवेन्यू खर्चों को कम कर देगी, समझ आई कि नहीं? यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू खर्चे कम कर देगी या रेवेन्यू इनकम को बढ़ा देगी। अब रेवेन्यू खर्चे कैसे कम होंगे? गवर्नमेंट जितनी भी सैलरी वगैरह पे करती है, जितने भी वेजेस वगैरह पे करती है, जितने भी छोटे मोटे खर्चे करती है, सारे के सारे वो गवर्नमेंट के क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी अपने रेवेन्यू खर्चों को। या दूसरी चीज, रेवेन्यू इनकम को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम क्या है, जितना भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं अपनी कंपनियों से, जितनी भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन वगैरह हो रही है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट की क्या है, रेवेन्यू इनकम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रेवेन्यू इनकम को क्या कर देगी, अप कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई बात समझ के नहीं है? क्लियर? उसी तरह से बेटा क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, जब भी गवर्नमेंट के अंदर, देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट होगा। अब आपको मीनिंग तो बताया हुआ है फिस्कल डेफिसिट का क्या होता है, टोटल खर्चे जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंसेस वो ग्रेटर है इससे, टोटल इनकम से। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग है कि गवर्नमेंट के टोटल खर्चे जो हैं वो टोटल इनकम से क्या ज्यादा है। जब टोटल खर्चे टोटल इनकम से ज्यादा हैं तब क्या होगा, तब बेटा होगा गवर्नमेंट के टोटल खर्चे टोटल इनकम से क्या ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी। रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, यहाँ रेवेन्यू को नहीं चेंज करेगी, अपने कैपिटल खर्चों को कम कर देगी। गवर्नमेंट अपने कैपिटल खर्चों को कैसे कम करेगी, कोई नई रोड बनानी है उसको रोक देगी, कोई नया डैम बनाना है उसको रोक देगी, कोई लोन की रीपेमेंट करनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन सभी चीज़ों को रोक देगी गवर्नमेंट। तो क्या होगा, गवर्नमेंट के कैपिटल खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ गवर्नमेंट अपने कैपिटल इनकम को बढ़ा देगी। कैपिटल इनकम तो उसी तरह से फिर बात आ गई, उसमें क्या आएगा आपका, यहाँ गवर्नमेंट बोरविंग कर लेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग वगैरह हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपके सोर्सेज है ना, सोर्सेज की बात कर रहे हैं डेफिसिट को पूरा करने के लिए, डेफिसिट को ठीक करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके थ्रू अपने डेफिसिट को क्या कर लेगी, ठीक कर लेगी। समझ आई बात कि नहीं है? ठीक है बेटा। और बाकी अगर प्रॉपरली समझना, आप चारों की चारों वीडियोस को प्रॉपरली सारे का सारा सुन के फिर बुक से पढ़ना शुरू करना, आपको चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने ठीक तरह से करवा दिया आपको, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैंने कि आपके दिमाग में ये सारी की सारी बातें पड़ जाएं। ठीक है, बाकी आपको पता ही है नोट्स नोट्स ही होते हैं, वो अब बुक है ही आपके पास, वहाँ से बना लेना, बन जाएंगे, बढ़िया से बन जाएंगे। ठीक है, अब इन दिनों में तो इतना हो ही सकता है, बाकी जब फेस टू फेस क्लासेस रहेंगी तब करेंगे बात हम। ठीक है, अब सुनो आगे, ये था आपका डेफिसिट का क्वेश्चन, और डेफिसिट को सोर्सेज मतलब इसको ठीक कैसे करना है, और साथ में मैंने आपको बता दिया कि देश के लिए बढ़िया है क्या। ठीक है कि नहीं? फिर भी मैं देख लेता हूँ और कोई टॉपिक है तो वो भी साथ में आपको करवा देता हूँ, देख लेता हूँ एक बार कोई ना कोई नया टॉपिक मिल जाए तो। मेरे पास एक बहुत पुरानी बुक पड़ी हुई है एक,
ये बेटा यही चीज़ें थी सारी की सारी जो मैंने करवा दी आपको। अब एक चीज़ सुन लो, फिर भी वॉट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे करने पड़ेंगे, वो बुक नहीं है मेरे पास, है ना, सारी चीज़ें करने के लिए, तो पुराना कुछ मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वहीं से मैंने देख के करवा दिया आपको। अब सुनो, एक चीज़ सुन लो, गवर्नमेंट बजट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं कई बार बजट के, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया था कि वो आप खुद ही स्टडी करोगे कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस वगैरह क्या होगा ये, मतलब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट, तो वो आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, उस दिन बता दिया था सारे का सारा कि परेशानी ना हो, है ना, मतलब खर्चे और इनकम के बीच में एक बैलेंस बना रहे, हमें पता हो कि हमने कितने खर्चे करने हैं और हमें साथ ही साथ में पता हो कि हमारी इनकम कितनी होनी है। यही ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट बजट के, कि देश के अंदर प्राइसेस ना अब चले जाएं, गरीब और गरीब ना हो जाए, अमीर और अमीर ना हो जाए, एक बैलेंस बन के चले देश के अंदर सारे का सारा, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट बजट के। बजट इसी चीज़ को देख के बनाया जाता है। आप सोच के देखना एक बार आराम से बैठ के कि गवर्नमेंट अपने खर्चे और अपनी इनकम की पॉलिसी किस तरह से बनाएगी और क्यों बनाएगी, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, फिर बुक से पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर है, वो आपसे पेपर में वो पूछते होते हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। वो क्या था, जो आपके रेवेन्यू रेवेन्यू इनकम थी, उसके अंदर था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, तो वो याद कर लेना प्रॉपरली पूरे का पूरा। क्या था डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स था जो डायरेक्टली बंदे के ऊपर लगाया जाता है, इनकम के ऊपर लगाया जाता है, जिस तरह से इनकम टैक्स है, और भी होते हैं डायरेक्ट टैक्स, लेकिन आपने इनकम टैक्स याद रखना है। अगर बुक के अंदर लिखा होगा वेल्थ टैक्स वगैरह तो वो भी लर्न कर लेना है। लेकिन इनके अलावा जितने भी टैक्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली लगाए जाते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं, वो आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं आपने प्रॉपरली लर्न कर लेने हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक मिस मत करना, ये अच्छे से पढ़ लेना सारे का सारा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा टॉपिक ये अच्छे से कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बेटा इसी के साथ हमारा मेरी तरफ से गवर्नमेंट बजट आपका चैप्टर जो है वो फिनिश है। फिर भी हम करेंगे दोबारा, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से इसको बेटा पूरा प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हो सके तो उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेना, जो इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा गवर्नमेंट बजट के बाद। मेरे ख्याल से वो इंडियन फॉरेन ट्रेड या आपका एक और चैप्टर वो होगा, ठीक है कि नहीं। तो हम या इंडियन फॉरेन ट्रेड या एक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, तो वो देख लेंगे हम, ठीक है, कि हमने कौन सा चैप्टर करना है। अब बेटा आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से कर लेना है इसको।